अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पीडीएम हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बकौल 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी, यानी अब इस हुकूमत के पास फ़कत 5 रोज़ बचे हैं। लेकिन इन 5 रोज़ के बाद छठे रोज़ कौन सा और कैसा निगरान सेटअप आएगा, इस मुतालिक मुशावरत और बैठकें शुरू हो गई हैं और कई एक नाम इस्लामाबाद की सियासी हवाओं में गर्दिश भी कर रहे हैं। इन नामों में सबसे दिलचस्प तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को फ्रंट रनर समझा जा रहा है, जबकि फवाद हसन फवाद, असलम बुतानी और हफीज शेख के नाम भी गूंज रहे हैं। और कुछ इत्तलात के मुताबिक बज़ाहिर इन्हीं नामों पर इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का एक अहम इजलास हुआ, जिसके बाद इत्तेहादी जमातों ने इस हवाले से मज़ीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया है। मौजूदा हुकूमत तो अपना रख्ते सफ़र बांध रही है, लेकिन इसके बाद निगरान हुकूमत के दिन भी क्या आईनी मुद्दत तक के लिए होंगे और क्या ये निगरान हुकूमत वक्त पर इलेक्शन कराकर चली जाएगी, इस मुतालिक इबहाम और इख्तलाफात भी भरपूर मौजूद हैं। इस इबहाम को तक़वियत भी खुद हुकूमत ने ही अपने फैसलों और इक़दामात से दी है। तब मरदमशुमारी के नताइज को सामने लाने की सूरत में हल्का बंदियों में जाने से इलेक्शन में ताख़ीर यकीनी हो जाएगी और इसी मुमकिन पेशरफ्त के लिए कल का दिन इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। और यही वो इजलास और इसमें होने वाला मुमकिन फैसला ये तयन करेगा कि मुल्क में अगले आम इंतखाबात रवां बरस ही होंगे या अगले बरस तक तातुल का शिकार हो जाएंगे। और ऐसा होने पर न सिर्फ आईनी और कानूनी बहरान पैदा होने का अंदेशा है, बल्कि एक नया सियासी महाज भी खुल सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त वो वाहिद जमात है जिसे किसी सूरत भी इलेक्शन में तातुल को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसी मुतालिक हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने, जिनसे हम पिछले 3-4 रोज़ के अंदर 54 कवानीन पास होने पर भी उनसे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। स्पेशली जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के हवाले से जो तरमीम की गई है उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, उस पर भी राजा साहब का मौक़िफ़ हम लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ कल एक इत्तेहादियों की मुलाकात हुई और उसमें खबर ये आई है कि उन्होंने कहा कि 9 को असम्बली तहलील कर दी जाएगी। आप चूँकि स्पीकर नेशनल असम्बली, आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड ऑन इट कि क्या वाक़तन 9 अगस्त को असम्बली तहलील हो रही है? प्राइम मिनिस्टर ने आपको कन्वे कर दिया है? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो पार्लियामेंटेरियन के एजाज़ में अशाइया दिया, उसमें उन्होंने इसका इजहार किया है कि 9 तारीख को जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व करना चाहते हैं। और अगर 9 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व होती है तो इसका मतलब है फिर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का इनकाद होना लाजमी है, जहाँ तक दस्तूर पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी आप रह चुके हैं और आप स्पीकर के ओहदे पर भी फायज़ हैं। आपको क्या लग रहा है, 90 रोज़ में इंतखाबात हो पाएंगे या जो खदशा है कि इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, आपको भी ये लग रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई जवाज़ नज़र नहीं आ रहा कि क्यों डिले होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टी सरबराहान जो हैं वो इस बात का आदा करते हुए आ रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन जो इजाज़त देता है उस लिमिट की, उसके अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो वैसे भी जब असम्बली ने तहलील हो जाना है तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप एक नई असम्बली के लिए जो है वो इंतखाबात का इनकाद करें और नए लोग आएँ और कारोबार सल्तनत जो है वो आगे बढ़े। इंतखाबात के मुलतवी होने का सामान तो ज़ाहिर है मरदमशुमारी ही फराहम कर सकती है। कल मरदमशुमारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने CCI का इजलास बुला रखा है और इसमें यही बात हो रही है कि अगर मरदमशुमारी अप्रूव हो जाती है फिर इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो मरदमशुमारी वाली बात है, इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि वो किस हद तक उस पर कोई सोच विचार हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन एक बात यह है कि मुझे जितने भी पार्लिमानी लीडर्स मिले हैं उन सब का ये ख्याल है कि इंतखाबात वक्त होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ है जो हमारी जमहूरियत को तक़वियत देगी। अगर हम डिले करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? राय साहब, अगर कल CCI नई मरदमशुमारी को अप्रूव कर देती है और नई मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होते हैं तो फिर हल्का बंदियाँ होंगी, एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस पर तो फिर लगता नहीं है कि फिर एक आईनी तरमीम की ज़रूरत भी होगी। फिर तो नहीं लगता कि इंतखाबात टाइम पे हो सकें, ये तो बड़ा टाइम लगेगा इसमें। फिर ये भी आजकल बहस है, मैं भी अखबारात में भी पढ़ रहा था, आपके प्रोग्राम में भी मैं देख रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस बात की है कि ये सारी जमातों के सरबराहान जो हैं वो इस पर उनकी मीटिंग हो और वो देखें कि वो कौन किसको कन्विंस करता है
लेकिन जो मेरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो बड़ी सख्ती से इस बात पर कायम है कि इंतखाबात में किसी किस्म की डिले नहीं होनी चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जो तारीख भी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से उस पर इंतखाबात हों। लेकिन सर, कई हुकूमती वज़रा पहले तो कहते रहे, बबांग दोहल कहते रहे कि इंतखाबात जो हैं वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, ये फैसला हो चुका है। हाज आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में बात की, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। आपकी पार्टी को भी शायद पहले यही कन्वे हुआ होगा, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात होंगे। अगर नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होते हैं उसके बाद फिर हल्का बंदियों में 5 से 6 महीने तो लग ही जाने, यानी इंतखाबात फिर मार्च अप्रैल पर फिर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये जो बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी इंटरव्यू में ये बात की है तो कि भाई नई जो अगर आबादी बढ़ जाए तो फिर ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप अगर सेंसस कर लेते हैं तो फिर नई हल्का बंदियाँ हों और नए जो हैं वो उसके लिए तैयारियां हों, सारी पॉपुलेशन को उसके अंदर वोट देने का हक भी हासिल हो। तो मैं समझता हूँ कि इस बेहतर तो ये होता कि इस बात को बहुत अरसा पहले हो जाती। अब मैं समझता हूँ कि इंतखाबात सर पर आ गए और सब लोगों का, मैं तो देखा है कि PMLN के भी कुछ मेंबरान ने असम्बली में खड़े होकर ये बात की है कि वक्त पर होने चाहिए। और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो वाशगाफ अल्फाज से ये कहते हैं कि इंतखाबात का इनेकाद जो है वो बर वक्त और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के। लेकिन राजा साहब, मरदमशुमारी को अगर कल के इजलास में अप्रूव कर दिया जाता है, हल्का बंदियों के प्रोसेस में पड़ जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे 90 रोज़ के अंदर। ये मामला तो फिर आगे जाएगा ही जाएगा हर सूरत में। नहीं, फिर तो डिले होने का खदशा है। अगर आप नई मरदमशुमारी पे जाएंगे, उसमें आपकी पॉपुलेशन बड़ी है, कई जगह कम हुई है, फिर आपको उसकी डिलिमिटेशन करनी है तो उसके लिए तो वक्त दरकार होगा। हाँ, कि अगर आप कोई ऐसा अंदाज़ अपनाएं कि फौरी तौर पर कर लें, चंद हफ्तों में आप अपना मुकम्मल कर लें काम, या 2 महीने में कर लें या 3 महीने में कर लें, तो वरना तो फिर ये हो सकता है कि ये मामला तो है, इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। बस अब ये बताएं कि आप चूँकि स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, पिछले चंद दिनों में 54 बिल पास हो गए कौमी असम्बली से, यानी थोक के हिसाब से एक के बाद एक बिल पास हो रहा है और जिनमें कुछ मुतनाज़े कानून साजी भी शामिल है उसमें। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की, उसमें आपने एजेंसियों को बेपनाह इख्तियारात दे दिए हैं। कल को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे इस मामले को? अगर आपकी पार्टी का कोई बंदा अगर इसमें आ जाता है, जद में आ जाता है इस कानून की, या कोई भी आम शहरी आता है, जवाबदेही तो आपसे नहीं है। आप ही की पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि कौमी असम्बली को राजवाड़ा बना दिया गया है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक असम्बली का तल्लुक़ है उसमें बुनियादी तौर पर यह है कि 2 किस्म की बिजनेसेस होती हैं। एक बिज़नेस जो है कि जो हुकूमती बिज़नेस होता है, हुकूमती बिज़नेस जो आता है वो उसमें प्रेजेंट होता है, उसके बाद फ़ैसला जो है वो तो अक्सरियत राय से ही करना पड़ता है। स्पीकर के पास और तो कोई तरीका नहीं है कि उस बिल को रोक दे। तीसरी बात जो है वो प्राइवेट मेंबर डे है। अब 2 किस्म की जो है ना वो हुई है। एक जो था कि पिछले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ बड़ी आई और वो मेंबरान जो थे वो बिल पेश करते थे और वो उसमें 2 किस्म के हवाले थे। तो हम तो हुकूमत से पूछते हैं कि भाई आपको अगर कोई इस पे ऑब्जेक्शन है, आप इसको अपोज करते हैं या नहीं करते। तो जो उस वक़्त मौजूद थे उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो इसको अपोज नहीं करते कि असम्बलियाँ बुलाएं, सारी यूनिवर्सिटियाँ कायम हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी यूनिवर्सिटी बने, वो जो कोडल फार्मेलिटी HEC की या जो उसका स्टैंडर्ड है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, प्री रिक्विजिट है, वो पूरे किए बगैर ये शुरू नहीं कर सकते। लेकिन राजा, मेरा पर्टिकुलरली आपसे सवाल था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, आप बतौर स्पीकर मुतमईन हैं कि ये ठीक तरामीम इस कानून के अंदर हुई है? देखिए जी, अनलेस कि उसके ऊपर कोई सिविलियन को आप जो है, क्योंकि जो लॉ मिनिस्टर साहब ने तो उन्होंने तो बड़े फाशकाफ अल्फाज में पढ़कर वो पूरे उसके कहा कि इसका इतलाक़ जो है वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों पर ही होगा। और दूसरा ये है जी कि मुल्क की सिक्योरिटी जो है ना वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। सच्ची बात तो ये है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दैट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जो है ना वो मजबूत करे। और जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, जो पाकिस्तान गुजर रहा है, हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है, जिन ख़तरात से हम 2-4 हैं, उसमें जिस वक्त आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसकी एक अहमियत है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। अब ये कहना कि ये बिल जो है ये किसी सिविलियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें ना, अब दवाई एक बनाई जाती है
तो वो तो एक बीमारी के लिए बुलाई जाती है। अगर आदमी कहे कि नहीं इसको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई जहाज़ हम बनाते हैं सवारियों के लिए, इससे बम भी गिराए जा सकते हैं, तो वो तो फिर इस्तेमाल करने की बात है ना कि हम क्या कर सकते हैं, अच्छाई को अच्छाई रहने दें या अच्छाई को बुराई में तब्दीली कर दें। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जो पाकिस्तान की जो हमारी जो सीक्रेट मामलात हैं, सेंसिटिव मामलात हैं, हम आपको पता है कि हमारे कौन कौन किस किस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको अगर हम प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी भी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी मुल्क के साथ एक ज़्यादती हो जाएगी। बाकी रहा सवाल ये कि पॉलिटिकल पॉइंट्स करेंगे तो वो तो आप कोई भी कानून साजी कर लें, उसका कोई ना कोई पहलू तो निकल आएगा किसी न किसी के लिए कि उस पर एतराज़ कर। राय साहब, नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल मुकद्दम है, मुकद्दम होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजेंसियों को बिल्कुल बेलगाम कर दिया जाए, बेपनाह इख्तियारात दे दिए जाए, स्वीपिंग पावर्स दे दी जाए किसी भी शहरी को डिटेन करने की, उसके खिलाफ तहकीकात या यानी कि जो गैर कानूनी मीन्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग करें, वो टैप करें, वो इजाज़त दे दी जाए। दूसरा सर, ये मामला पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे इंसानी हकूक़ की तंजीमें, मीडिया, वकला बरादरी, तमाम इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने रिएक्शन दिया है कि ये ठीक बिल पास नहीं हुआ। आपने ब्लैंकेट इख्तियारात दे दिए एजेंसीज़ को। देखिए अभी अगर यहाँ से एक उससे अच्छा है दूसरे हाउस में फिर इस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। कोई अमेंडमेंट्स लाना चाहता है तो ला सकता है, तो एक तरीक़ाकार है ना जी। लेकिन सिरे से ये देखिए, अब एक तो ये हो गया है कि हमारा एक माशरती प्रॉब्लम भी हो गया है। हम हर चीज़ को एक शक की नज़र से ज़रूर देखते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। कोई चीज़ हमारे सामने आए तो हम कहते हैं नहीं इसके पीछे तो कोई साजिश है, कोई बात है, कोई फलां है, कोई निमकान, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको दो चीज़ों पर तो आपको बहरहाल नज़र रखनी है, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर कि उसको कोई ख़तरात लाहक ना हो, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी। जब तक ये हम उसको फूल प्रूफ नहीं बना सकते, यहाँ अगर कोई लूप होल हमारे कानून में है तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, फिर को उसका अंदाज़ बता देना चाहिए। सर, वैसे आपकी अपनी पार्टी से रज़ा रब्बानी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी इस पर इख्तलाफ कर रहे हैं। नहीं देखिए, रज़ा रब्बानी साहब को पार्टी की पॉलिसी तो नहीं बयान कर रहे थे ना, वो तो रज़ा रब्बानी साहब एज एन इंडिविजुअल जो वो उनकी कैपेसिटी है एज ए सेनेटर वो बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा राय साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, अगले इंतखाबात में PMLN से सीट एडजस्टमेंट हो रही है या अपना अलग इलेक्शन लड़ेंगे आप, क्या इस वाले से बातचीत शुरू हुई है? देखिए एक चीज़ तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ है कि 13 जमातों ने 15-18 महीने बड़े, मैं समझता हूँ कि अच्छे अंदाज से मुश्किल तरीन हालात में इन्होंने हुकूमत चलाई है। और एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाकिस्तान की आबादी का जो धड़ा था वो इकट्ठा था। अगर मैं ये कहूँ कि मोर देन 60% लोग इकट्ठे थे। 13 जमातें बड़ी जो थी, जो फील्ड में हैं, वो उन्होंने मिल के एक तजर्बा किया। मेरे ख़्याल में वो तजर्बा कामयाब हुआ। इस वक्त मुल्क को अफरा तफरी की, खींचा तानी की और इस तरह के हैजानी कैफियत की ज़रूरत नहीं है, उससे इजतनाब करना होगा। इस वक्त एक अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है जहाँ आप यकसुई के साथ सर जोड़ कर जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करें। अभी तक हमारे चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। अभी तक आइंदा जो हुकूमत आएगी, जिसका जिक्र कल प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, तो वो जो है उसको बड़े जो चैलेंजेस दरपेश होंगे, उनके सामने जो मुश्किलात के पहाड़ होंगे, उन सब को सर करने के लिए, उन मसाइल का हल निकालने के लिए एक मैं समझता हूँ कौमी फ़िक्र और सोच की ज़रूरत है। साहब आप ये देखना चाह रहे हैं या फिर ये आपकी हर जगह अगले सेटअप के अंदर भी यही 12-13 जमातों का मॉडल ही चलेगा? मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क की ज़रूरियात है ना, जो कैफियत हमारे मुल्क की, इससे भी आगे मैं तो कहता हूँ कोई भी बार नहीं रहे, सारे इकट्ठे हो। देखिए ना, PTI किसी एक बंदे का नाम तो नहीं है ना जी। यानी PTI का भी आप कह रहे हैं कि वो भी साथ आ जाए। और दूसरा ये बताएं, नेशनल गवर्नमेंट टाइप कोई आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? 13 जमातें मजाक तो नहीं है, 13 जमातों को लेके चलना को मजाक तो नहीं है। तो आखिर हुआ ना, आपके बहुत बड़ा चैलेंज था, आपने वो चैलेंजेस कबूल किए और उससे आप बाहर निकले हैं। जिस वक्त आप हुकूमत में आए थे और अब हुकूमत छोड़कर जा रहे हैं, जब हुकूमत में आए थे उस वक्त क्या हालात थे, यकीनन आज उससे बेहतर। तो पंजाब में फिर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही? नून के साथ मैं समझता हूँ, और हमारी भी यकीनन उनसे ये गुफ्तगू शनीद हमारी पार्टी ज़रूर कर रही होगी, क्योंकि एक था कि हम लोग कुछ सीट एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं। अलायंस नहीं बनेगा, इलेक्शन हर कोई अपने अपने सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा।
और उसके बाद जीतने के बाद जो है ना फिर अलायंस बन सकता है, कोलिशन बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा ख्याल हर जमात का यही नज़रिया है कि वो मेजॉरिटी ले और हुकूमत बनाए, जैसे कि सियासत में होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये है अपना, उनको कॉन्फिडेंस है कि वो आइंदा आने वाली इलेक्शन में। राज साहब ये बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए डिस्कशन कहाँ तक पहुंची है? कोई सियासतदान ही आ रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम चल रहे हैं बहुत सारे इस्लामाबाद के अंदर? शायद हकान अब्बासी साहब का नाम चल रहा है, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का नाम चल रहा है, साबिक गवर्नर सिंध का, फिर हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा है, असलम बुतानी साहब का नाम भी चल रहा है, और इसके साथ साथ फवाद हसन फवाद जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियां नवाज शरीफ को, उनका नाम भी चल रहा है। क्या कोई डिस्कशन हुई है फॉर्मली PMLN की, पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, मैं इस बारे में शायद वसूख से कोई बात भी ना कह सकूं, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर, आइनी तौर पर तो दो शख्स जो है वो इसका फैसला करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन क्योंकि ये कोलिशन है तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी जमातों से भी बात कर रहे हैं, तो वो कोई नाम पर अगर आता है तो उसके बाद फिर वो नाम जो है वो दिए जाएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के सामने रखे जाएंगे, और जो 2 3 4 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन के ज़हन में होंगे वो रखेंगे। जैसे बाकी आप कार्रवाई सारी जानते हैं कि अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना फिर इलेक्शन कमीशन में ये फैसला। राज साहब ये भी बहस चल रही है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चल रही है खबर के उन्होंने उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है कि वो जिसको भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म चूज़ करें सारी इत्तेहादी जमातों का नुमाइंदा वही होगा, नहीं वो उस पर एतमाद करेंगे। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं आई एम नॉट इनटू। स्पीकर जो है वो ये जो बारीक सियासी मामलात हैं उसमें मैं। चले आपकी राय वैसे क्या है, क्या सियासतदान ही होना चाहिए कोई? हैसियत होनी चाहिए जिस पर सब जो है ना इत्फाक कर जाए, मेजॉरिटी इत्फाक कर जाए, जिसका नाम ऐसा हो कि बहुत सारे जो शकूक और शुबहात उनसे बालातर हो। ये किस तरह के शकूक और शुबहात की बात कर रहे हैं साहब? शकूक शुबहात ये होते हैं ना कि फ़र्ज़ करो आपने एक बंदे का नाम लिया और हम उस पर कंट्रोवर्शियल हो गए, दूसरे ने नाम लिया तो तीसरा कंट्रोवर्शियल हो गया कि नहीं ये तो उसका रिश्तेदार है, उसके साथ अलाइन है, ये तो फ़लाँ जमात के साथ इसका तल्लक है। ऐसा ना हो, कोई ऐसी शख्सियत आ जाए। बहुत शुक्रिया राजा परवेज़ अशरफ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, जिनका कहना है कि केयर टेकर सेटअप के वाले से मुशावरत जारी है और जो भी नाम आना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिस पर शकूक और शुबहात ना उठाएं, किसी को एतराज़ ना हो। एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में आज तीनों अदालतों के अंदर बड़ी अहम समाअत रही, ये मामला किस तरफ जा रहा है बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोनों तरफ के वकला के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI के सियासी मुस्तकबिल पर लटकती तलवार बन गया है। ये केस बैक वक्त इस्लामाबाद की 3 अदालतों में जेर समाअत रहा है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की सेशन अदालत, तीनों जगह ही इस मखसूस केस की सुनवाई हुई है। आज का सारा दिन ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस केस से मुतल्लिक़ कुछ रिलीफ और कुछ तकलीफ की नज़र हो गया है। एक आर्जी रिलीफ तो चेयरमैन PTI को उस वक्त मिल गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा है कि सेशन कोर्ट मामले को सुनकर दोबारा फैसला जारी करे। ताहम इसी फैसले में बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को जुज़वी रिलीफ ही दिया है। इस मामले में तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी इस्तदा थी कि जज हुमायूं दिलावर की अदालत से इस केस को मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह इस्तदा मंजूर नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। इस केस में एक और मामला चेयरमैन PTI के हक के दिफा को खत्म करने का था। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते फरीकैन से जवाब तलब किए हैं। याद रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतल्लिक दायर 8 अपीलों पर फैसला सुनाया है। इस आम फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी केस से मुतल्लिक एक अहम समाअत हुई। इसमें इस केस में ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटाते हुए कहा गया कि हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बज़ाहिर चेयरमैन PTI हल्का फुल्का रिलीफ उन्हें मिला, वहां इस्लामाबाद ही की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस केस में बज़ाहिर लचक दिखाती हुई नजर नहीं आ रही और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने कल सुबह 8:30 बजे चेयरमैन PTI को बजरिया वकील तलब कर लिया है। समाअत के दौरान जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि आज का वक्त दिया था, ख्वाजा हारिस की मर्जी है दलाइल दे या ना दे। इस पर इमरान खान के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने मौके पर अपनाया कि वो दलाइल देंगे, लेकिन दीगर अदालतों में केसेस लगे हुए हैं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने हतमी दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना के तहाइफ से ना इनकार किया गया ना इकरार किया गया, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 58 तहाइफ चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को मिले। चेयरमैन PTI के मुताबिक 2,16,64,000 रुपए के 4 तहाइफ खरीदे, जिनमें कफलिंग्स,
एक घड़ी, एक अंगूठी, रोलेक्स घड़ियां और कीमती मोबाइल शामिल है। जज हुमायूं दिलावर ने ECP के वकील को हिदायत की कि साल 2021 पर आए, जिस पर इल्ज़ाम है कि गलत असासाजात जाहिर किए गए। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि 2020-21 में 5 तहाइफें, रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स, रिंग, सूट, नेकलेस, ब्रेसलेट और दीगर तहाइफें। क्या रोलेक्स ये सब ज्वेलरी नहीं है? मैं मान ही नहीं सकता कि चेयरमैन PTI के पास एक भी गाड़ी ना हो या ज्वेलरी ना हो। 4 सालों में उनके पास सिर्फ 4 बकरियां रहीं। क्या मानने वाली बात है? उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ज्वेलरी के कॉलम में लिखते हैं ज्वेलरी है ही नहीं। अगर वो अवाम के सामने ज्वेलरी जाहिर कर देते तो क्या हो जाता? इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत में वक्फा किया, जिसके बाद दोबारा समाअत हुई तो चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में तलब करते हुए केस की मजीद समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। एक तरफ तोशाखाना केस तो दूसरी जानिब दीगर कानूनी चैलेंजेस ने भी चेयरमैन PTI की सियासी बका को खतरात से दो चार कर दिया है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें क्या है चेयरमैन PTI के वकील और उनके लीगल जो मामलात हैं उन पे उनके स्पोक्स पर्सन नईम हैदर जूथा ने और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज जो आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती जो इमरान खान की तरफ से जो उनकी पटिशन है या फिर उनकी जो इस्तदा है तब तक फैसला ना दिया जाए। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो रिलीफ दिया है चेयरमैन PTI को, आप समझते हैं कि ये आपको जो आप चाह रहे थे वो रिलीफ आपको मिला? चूँकि केस तो उन्हीं जज साहब के पास ही चलेगा, सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में। बाकी जो आपको जो था इसमें अपने डिफेंस का राइट था वो आपको मिल गया गालिबन। और इसके साथ साथ जो पहले एक अदालत ने फैसला हाई कोर्ट ने दिया भी था, पहले भी फैसला दिया था कि जो आपका दोबारा सुना जाए केस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, वो भी दोबारा से आज दे दिया गया। तो रिलीफ आप जो चाहते थे वो मिल गया आपको? बहुत शुक्रिया समर भाई। ये तीसरी दफ़ा जो है केस रिमांड हुआ है, यानी कि तीसरी दफ़ा मुअज़्ज़ज़ जज हुमायूं दिलावर साहब के पास ये दोबारा केस गया है कि आप जो है इसके ऊपर समाअत करें। यानी कि जो पहली दफ़ा रिमांड हुआ था वो यही हुआ था कि इसके अंदर कानूनी जो पहलू हैं उनको आपने सही सुना नहीं और आप सुने उसके बाद डिसीजन दें। तो जो पहला था और उसके बाद जो दूसरा था और आज तीसरा, जिससे साबित हो गया कि मेंटेनेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो बातें की गई, आज जुरिस्डिक्शन की भी जो पटिशन है वो भी एक्सेप्ट हुई है और वो भी कहा गया कि वो भी कल सुने। तो जिससे साबित हो गया कि ये जो पहलू हम उठा रहे थे, जो हम शोर मचा रहे थे, कि ये वाकई जेन्युइन थे। डिफेंस का जो आपका एक था कि आपको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा। साथ में आज जो एक और दरख्वास्त जिसके ऊपर नोटिस हुए हैं वो ये थी कि जो खान साहब को जो है गवाह पेश करने के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त थी, जो हमने लिस्ट दी थी, वो ऑर्डर आया था कि आप ये जो गवाह आपने दिए हैं ये रेलिवेंट नहीं है। और उसके ऊपर भी आप देख लें कि किस तरह से जो है वो नोटिस हो गए और उसके अंदर जो है वो बात क्लियर हो गई कि कितना ज़रूरी होता है वो बतौर गवाह पेश हो रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट दी गई थी गवाहों की, उसमें साबका मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम नहीं दिया गया था लिस्ट के अंदर, बल्कि जब ये 342 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाई जा रही थी और खान साहब तमाम सवालात के जवाब दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा, जब उनसे सारे सवालात पूछे गए कि ये गिफ्ट जो है कैसे, उनको भी बुलाएं, यानी कि दूसरे गवाह तो उन्होंने दिए होते कि उनको भी बुलाएं, वो भी अपने हद तक जो उनका रोल था, नाम नहीं दिया उनका, लिस्ट में नाम नहीं था। और उसके अलावा और गवाह भी हमने देने थे, लेकिन हमारा वो जो हक है वहाँ पर ख़त्म किया गया, क्योंकि हम उस वक्त भी ये इस्तदा कर रहे थे सही कि हमें सुना जाए और हमें अपनी सफाई का मौका दिया जाए। हमें जो डॉक्यूमेंट्स कहेंगे या नहीं कहेंगे जो आज आपके सर जो फैसले आ जाए हाई कोर्ट, जो फैसले हाई कोर्ट से आए हैं इन दो की हद तक, और जो साथ जुरिस्डिक्शन वाला मामला है, आप उस हवाले से एक हमारे ऊपर ये जो है वो चलाया जा रहा था कि ये जो है शोर मचा रहे हैं जी कि ट्रायल जो है उसको स्पीड लगी हुई है जी, और शहादत के हवाले से जो बात करते हैं और जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात करते हैं जो कि हुमायूं दिलावर साहब ने खुद खारिज की हुई थी। लेकिन आप इसके अंदर जो देखते हैं ना कि जो केस है दोबारा हुमायूं दिलावर साहब को रिमांड कर दिया गया, तो ये एक बड़ा उसके ऊपर जो है अहम सवाल उठता है कि हमारी जो इस्तदा थी ट्रांसफ़र के हवाले से वो हमारी सुनी नहीं गई। ठीक है, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। जहांगीर जदून साहब ये बताएं कि ये जो मामला है चेयरमैन PTI का तोशाखाना का केस है, लग ये रहा था आज से 3-4 रोज़ पहले कि जैसे अगले कोई विद इन अ वीक इस केस का फैसला आ जाएगा, लेकिन आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद तो नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, कि इस केस का फैसला आपको जल्दी आ जाएगा जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था। अब इस पर कुछ ताख़ीर होगी मेरे ख्याल से फैसले के अंदर। देखें, फैसला जो भी आए वो एक इंसाफ होता हुआ नज़र आए। पहले तो माजरत के साथ PTI वालों ने ये अपना केस को डिले किया है,
ये पिछले महल नवंबर 2022 में ये कंप्लेंट फाइल हुई है। पहले ये इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, चार्ज नहीं फ्रेम होने दे रहे थे, और बाकी जो चीज़ें थी वो अभी जब इनको पता चला है कि ये तो अभी काम सीरियस हो रहा है, तो फिर इन्होंने अब केस सीरियस ले लिया। अभी इन्होंने केस थोड़ा सीरियस लिया है। पहले अगर ये करते तो हो सकता है 2-3 महीने में फैसला हो जाता है इस केस का, लेकिन अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। टाइम आप देखा, हाई कोर्ट में भी केस लगा था, सुप्रीम कोर्ट में भी, फिर नीचे भी। तो अब हाई कोर्ट ने तो इनकी पिटीशन डिसाइड कर दी है, और जो इन्होंने बात की है जी वो कहते हैं जी सुन के दोबारा फैसला करें। अब इसमें एक अहम बात ये जो उन्होंने ये नुकता उठाया और ये है कि उन्होंने इनके जो डिफेंस क्लोज किए हैं उस पर भी अगले हफ्ते के लिए नोटिस दे दिया है। तो इसमें समझ नहीं आ रही। जज साहब तो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मैं फैसला दे के चला जाऊँ, क्योंकि 5 तारीख तक उन्होंने 5 को लास्ट वर्किंग डे है उनका सुबह, तो फिर उन्होंने छुट्टी पे चले जाना है। तो ऐसे में अब हफ्ता बाद भी कोई फैसला आ जाता है तो कोई इसमें मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। लेकिन पहले इन्होंने केस जो है वो अपना खुद डिले किया है कि अरे इसमें जो चीज़ें इन्होंने उठाई हैं उस पर फैसला होना चाहिए था एक दफ़ा जज साहब ने। तो इसमें जज साहब तो 1 घंटे की भी इनको मतलब हाल में वो नहीं देते। तो पहले भी ये काम होता रहा। आज जो ये दलीलें पेश कर रहे हैं, यही दलीलें नवाज शरीफ के केस में पेश की गई थी जी। एक जज ने एक फैसला दे दिया है, उसके पास नहीं केस लगना चाहिए, लेकिन हमने कहा था इसी अमर फारूक साहब के पास हाई कोर्ट में केस आते थे, लेकिन उस वक्त हमारी बात कोई नहीं सुनता था। वो कहते थे कि ये जज जो है ना सबसे अच्छे हैं, ये सही काम करते हैं। आज वही जज बशीर जो है इनका नैब का केस भी सुनेगा। आज वही जज जो है मयून दिलावर, चलो वो उस वक्त नहीं था, लेकिन इनको वही जो बातें हम कर रहे थे जजों के बारे में आज इनके मुँह से हम सुन रहे हैं। तो जज जो भी अपराइट बंदा हो, जो सही डिसीजन करे ना, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो या आपकी फेवर में हो, उसको मानना चाहिए कि ये बंदा मेरिट पे काम कर रहा है। अब देखिए इनकी रिजर्वेशन है कि जी ये हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अगर जज साहब समझते हैं कि मैं इंसाफ नहीं कर सकता तो उनको मेरे ख्याल में किसी दूसरे के पास खुद ही मुंतकिल कर रहे चाहिए, क्योंकि जज बशीर ने जब फैसला दे दिया था उसने एक दफ़ा कह दिया था जी कि मैं आप एक केस में इनको सजा दे चुका हूँ, तो आप दूसरे रेफरेंस किसी और के पास ले जाए। तो ये जो आज आपको रिलीफ मिले भी है इसमें, चले वो जो कह रहे हैं कि केस मुंतकिल नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि हाँ हमें भी इस तरह से, हमने भी इस्तदा की थी लेकिन हमारे भी केसेस मुंतकिल नहीं होते थे, तब तो आप बड़ा डिफेंड करते थे, बड़े अच्छे ये जजेस हैं, अपराइट हैं। आज आपको इनके ऊपर बड़े एतराज़ात उन्हीं जजेस के ऊपर आपको आज आप उठा रहे हैं। देखें, ये गुजारिश ये है कि अगर एक फ़ैसला मेरिट पे हो रहा होता या अगर डिसीजन इस केस के अंदर बड़े फ्लॉ वो कैसे हैं। पहले तो जब खान साहब को 9 मई को जिस तरह से अब्डक्ट किया गया और 10 मई को पुलिस लाइन के अंदर फ़र्द जुर्म लगाई गई, उनकी मौजूदगी के बगैर लगाई गई, ना वहाँ पर वकील थे। फ़र्द जुर्म के लिए एक कानून है कि आपने जो है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई जाती है उसे पढ़कर सुनाया जाता है, वो नहीं किया गया। उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह या उससे पहले वारंट गिरफ्तारी निकलते रहे, 26 घंटे का ऑपरेशन जारी रहा। ये जो बात कर रहे हैं वो भी मैं साथ बता दूं, फेसबुक वाली तो सबको पता है कि क्या चल रही है, और उसके ऊपर जैसा आपने खुद भी कहा कि फेसबुक जो आईडी है वो मेरी है, वो तो बात आगे आएगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 1.5 साल या साल हो गया आगे चलने नहीं दे रहे, या इन्होंने कहीं पे जो है इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और आज कह रहे हैं कि पहले इन्होंने सीरियस नहीं लिया। बात ये है कि एक झूठा केस बनाया गया था। नवंबर में ये जो है कंप्लेंट फाइल की गई, ये जो पिछला नवंबर था, आपके अदालत के अंदर डिफेंड करके उसे झूठा साबित करना था ना। वहाँ पे डिले पे डिले, ताखीर पे ताखीर, हाजिर आप वहाँ पे हो ना, मेरी गुजारिश एक के बाद एक वहाँ पे लेते हैं। हाजिरी की बात मैं जस्टिफिकेशन दूंगा। एक आध नोटिस हुआ, खान साहब को उस वक्त वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ था, आपके वकील भी नहीं जाते रहे, वकील जाते रहे। आपको पता है कि जज जफर साहब 1 महीने की डेट देते हैं और उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ये कानून कहता है? उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह से वहाँ पर वो पेश होने के लिए इल्तवा का जिम्मेदार ज़्यादा इस पे पीटीआई पे डाली जा रही है। इल्तवा किया कभी हाजिरी से, अगर आप बार-बार उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और सिक्योरिटी खदशात हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जो ही जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर आप देख लें कि सैकड़ों के हिसाब से केसेस चल रहे हैं, और खान साहब हर जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी फैसले के अंदर मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है, बड़ी तनकीद भी हो रही है। उसमें लिखा जा रहा है कि शायद ये फैसला कल लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, कि उसमें लिखा हुआ है कि टुमारो डेटेड 4 अगस्त, तो आज 4 अगस्त तो आज है, उस पर वर्ड टुमारो का जो लिखा है इसका मतलब है ये फैसला कल लिखा गया है और आज ये सुनाया गया है। देखें, गुजारिश ये है ना कि फैसला कल लिखा गया है या आज लिखा गया है, जिस टाइम भी लिखा गया है, मैं उसके ऊपर बात जो है मैं जानना ही आप कर रहे हैं। लेकिन तनकीद बड़ी फेसबुक पे हो रही है, बड़े सॉरी सोशल मीडिया पे बड़ा डिबेट हो रहा है। क्या ये कोई गलत चीज है कि कल लिखा गया आज सुना दिया गया? देखें, उसके ऊपर क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, या अगर कोई चीज भी हो सकती है। देखना इसमें ये है कि क्या ये जो फैसला है उसमें क्या सर क्या ये फैसला है, फैसला कानून के मुताबिक आपने देखना है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं।
उसके अंदर ये कि हम ट्रांसलेशन दे रहे थे कि जज साहब हम इंसाफ नहीं दे रहे थे, फिर उनको भेज दी गई। उसके अंदर हम ये कह रहे थे कि जो फेसबुक अकाउंट है वो वाज़ह कहता है वो हमारी दरखास्त खारिज कर दी गई। यही पॉइंट जहांगीर जिदुन साहब क्विकली इस पे और इस पे स्टे नहीं दिया गया। जी हाँ, ये केस कल के लिए दोबारा फिक्स कर दिया। ये जो एक तनकीद हो रही है, काफी ज्यादा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी डिबेट हो रही है। पीटीआई बड़ा इसे क्रिटिसाइज कर रही है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला ये कल लिखा गया है, चूंकि उसमें लिखा गया टुमारो डेटेड 4 अगस्त 2023। अगर कल भी लिखा गया फैसला तो इसमें कोई हरज है, कोई लीगली इस पे कोई मैटर करती? नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता। देखो, जजमेंट किसी वक्त लिखी जाती है, वो अनाउंस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। अब इतनी बंदा सोच समझ के जजमेंट लिखता है, तो अगर कल का फैसला आज सुना दिया तो कोई महल में इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब ये है कि इनका जो मुद्दा था, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किए, बाकी तो इनकी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि उन्होंने कहा जी हमें सुना नहीं, कि उन्होंने कहा सुन के फैसला करें। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा था जी हमारे जो डिफेंस विटनेस है वो क्लोज कर दी गई है बगैर, तो उन्होंने उस पर भी नोटिस कर दिया है। तो अब अगले हफ्ते को उसको नोटिस किया। अब उनको नोटिस किए हुए मेरे हाल में जज साहब के लिए मुश्किल होगा कि इस केस का सुबह जो फैसला सुना दें मेरे लिए। और ये आपकी नज़र में पीटीआई के लिए एक रिलीफ है, जो कि रिलीफ है, लेकिन जो जज साहब ने कल 8:30 बजे के लिए उन्होंने कहा है कि हमने कल ही सारा फैसला कर देना है। देखें, जब तक आपके गवाहों के हवाले से हम जो अपना डिफेंस ना कर सकें तो तब आप क्यों ऐसे? तो ये आप कह रहे हैं ये नाइंसाफी होगी, गलत होगा, ये ठीक फैसला नहीं होगा। ठीक है जी, इसी पे सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच नहीं मदर पंजुता साहब आपका और जहांगीर जिदुन साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कमसिन बच्ची रिजवाना के ऊपर जो तशद्दुद किया गया उस पर। आज इस्लामाबाद के अंदर एक कमेटी बन गई है, 5 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है इस्लामाबाद के एसएसपी की सरबराही में। क्या कमसिन बच्ची रिजवाना को इंसाफ मिल पाएगा? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैं कहनी हाँ मेरे बच्ची के मुजरम फिर रहा 2 बारी बेला हो गई, वो होनी नहीं चाहिए सी। और फिर यही है ना, गरीब का इंसाफ कोई ना अमीर का इंसाफ है। असं इंसाफ चाहते हैं, जल्द तो जल्द इंसाफ होना चाहिए। पता लगे दुनिया में इंसाफ होया तो मुड़ के किसी नाल बच्ची नहीं होगी। नाज़रीन, आप कमसिन जो मुलाजमा थी रिजवाना, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया एक जज की अहलिया की जानिब से, उस बच्ची की वालदा का आप बयान सुन रहे थे, जिन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ देने वालों का चूँकि अपना ही पेटी भाई है, उसकी अहलिया से ये जुर्म सरजद हुआ है, इसलिए ना कोई उसको नोटिस लिया गया इस मामले के ऊपर। और दूसरी जानब अगर आप देखें तो तारीख पे तारीख और साथ बेल पे बेल जो है वो फराम की जा रही है, ज़मानत पे ज़मानत मिल रही है मुलजिमा को, और उस तरह से इंसाफ का कानून का शिकंजा टाइट नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। ये बड़ा सवाल उठ रहा है हमारी अदलिया के ऊपर भी। इसी मामले पे आज अहम पेशरफ ये हुई है कि इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के अलावा ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल हैं, जो कि तहकीकात करेंगे सारे वाक़े की। और आज इस बच्ची की कस्टडी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे दी गई है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा ने। साहिबा, बताइएगा कि सबसे पहले तो बच्ची की सेहत के बारे से बताइएगा कि अब बच्ची की सेहत कैसी है, खतरे से बाहर है या क्या सूरत हाल है? जी, अभी भी डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि अगली 24 आवर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारा एक ऑफिसर भी वहाँ पे डिप्यूटेड है और ये पता चला कि इस तरह तबीयत थोड़ी मतलब बेहतरी तो आई है उसकी सेहत में, क्योंकि पहले उसको NG लगी हुई थी फॉर फूड सप्लाई, लेकिन वो अब खुद वो खुराक ले रही है अपने मुंह से, तो ये एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। लेकिन डॉक्टर स्टिल से दैट वो अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है। शी स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन एंड हम दुआ करते हैं वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। जी अच्छा, सारा साहब, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के अलावा ISI के नुमाइंदे भी शामिल हैं, IB के नुमाइंदे भी शामिल हैं, और तहकीकात का उन्हें मैंडेट दिया गया कि वो तहकीकात करें सारे वाक़े की। चूँकि जितना गिनावना ये तशद्दुद था, जितना बेईमाना तशद्दुद था, उस वाले से हमने देखा कि जो अदलिया है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, उसने उस तरह से हमें वो मुतहर्रिक दिखाई नहीं दिया मुलजिमा के वाले से, कोर्ट केसेस के वाले से, ट्रायल के वाले से, जिस पे काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठे। तो अब ये टीम बनने के बाद आपको लग रहा है कि इस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, इसके वालिदैन को इंसाफ मिल पाएगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह का तशद्दुद किया गया है और जिस तरह वो मुल्ज़िमा जो है वो खुला ओपनली फिर रही हैं, ना उनकी अरेस्ट हुई है ना कुछ, तो हम लोग बहुत डिसहार्टन थे। एंड मैंने काफ़ी 5 दिनों से अपील की हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस से, कि वो सुओ मोटो लें और इस केस की हियरिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए। वो तो हुआ नहीं, लेकिन आज जो JIT फॉर्मेशन हो गई है, जो फॉर्म हुई है, मैं उसको एक पॉजिटिव स्टेप समझती हूँ इस केस में। मैं बहुत मतलब पुर उम्मीद हूँ कि इस JIT से कोई जो है वो आउटकम निकलेगा और जो है मुजरिम को सज़ा मिल सकेगी, क्योंकि ये जो पूरा इशू है ना, ये क्योंकि मैं इन केसेस को डील करती हूँ चाइल्ड टॉर्चर के, सिर्फ इसकी अगर एक एग्जेम्पलरी सज़ा मिल जाए पाकिस्तान में तो ये जुर्म रुक जाएगा। होता ये है कि पावरफुल लोग इन्फ्लुएंस डालते हैं और ये एंड में सज़ा मिलती नहीं है, तो फिर जो दूसरा करने वाला होता है वो भी नहीं डरता और फिर इस तरह केसेस में इजाफा नज़र आता है। JIT में ISI IB के भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, बिकॉज हम देखते हैं कि तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस की नुमाइंदगी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की नुमाइंदगी है, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि इसमें हम जो है जल्द हमें कोई नतीजा नज़र आएगा और सज़ा मिलेगी, बिकॉज हमें जिसकी ज़रूरत है वो है एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की, और वो पता चलना चाहिए, TV पे आना चाहिए कि इसने ये किया था और इसको ये अब सज़ा मिली है। बिल्कुल, ये केस अगर टेस्ट केस बन जाता है तो शायद आइंदा कोई इस तरह के जराइम का मुर्तकिब ना हो सके, क्योंकि सिर्फ रिजवाना का एक तो केस सामने आ गया, लाइमलाइट में आ गया, कई इस तरह की रिजवाना और भी हैं जो कि इस तरह के बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनती हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि कमसिन बच्चे हैं जो कि मुलाजमत के दौरान बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनते हैं, लेकिन वो केसेस सामने आते ही नहीं हैं। बहुत सारे इस तरह के केसेस, तो उसको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस केस के अंदर। बिल्कुल, देखें बहुत सारे जिस तरह सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस होते हैं तो वो ऑनर एंड शेम की वजह से जो विक्टिम होते हैं उनकी फैमिली सामने नहीं आती, वो बताते नहीं हैं, तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, जिनकी राय है कि अगर इस केस को, पर्टिकुलर केस को अगर इसमें एग्जेम्पलरी सज़ा दी जाती है तो मुस्तकबिल में इस तरह के केसेस का तदारुक हो सकता है। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।